सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। रियल स्टेट गुरु शो में आपका स्वागत। एवरी फ्राइडे हमारे साथ इस प्रोग्राम पे आते हैं तुषार भूटानी जी। तो तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। थैंक यू हनी जी। आपको रियल स्टेट इंडस्ट्री के बारे में किसी भी तरह की नॉलेज चाहिए, आप अपना घर, अपना कोई भी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो या फिर बाय करना चाहते हो, तो हमारे शो के ऊपर जितने भी हमारे रियल स्टेट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी तरह की प्रॉपर्टी कैसे सेल की जा सकती है, कैसे बाय की जा सकती है, बेस्ट प्राइस के ऊपर कैसे आप एक अच्छी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। तो आज हम तुषार जी से कुछ बातें करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले तो कुछ क्वेरीज हैं हमारे पास, दर्शकों के क्वेश्चंस हैं जो है प्रॉपर्टी अप्रेजल। प्रॉपर्टी अप्रेजल होती क्या है, उसके बाद एक जो रियल्टर है, रियल्टर आपको प्रॉपर्टी बाय करने में जो नेगोशिएशन, एक बहुत बड़ी जो हमारी एक डिमांड होती है कि नेगोशिएशन हम कर सकें, तो उसमें आपको एक रियल्टर कैसे हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करेंगे होम इंस्पेक्शन के ऊपर। उसके बाद हमारे काफी क्वेश्चंस हैं जो लाइव हम चल रहे हैं, हमारे पास जो क्वेश्चंस आते रहेंगे हम तुषार जी से पूछते रहेंगे। तो इनका नंबर, अगर आप रियल स्टेट के बारे में कोई भी अपना घर सेल या बाय करना चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर इनका नोट कर सकते हो, 7807076221। तो तुषार जी, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी अप्रेजल्स होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी अप्रेजल हनी जी एक ऐसा टर्म है जो कई बार कुछ क्लाइंट्स कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास भी काफ़ी कॉल्स आते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि भाई अप्रेजल और एक प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन में कई बार उनको कन्फ्लिक्टिंग टर्म्स लगते हैं कि भाई इसमें क्या फ़र्क होता है जी। तो प्रॉपर्टी अप्रेजल एक थर्ड पार्टी कंपनी, एक थर्ड पार्टी इंडिविजुअल करता है। टिपिकली ये बैंक से ऑर्डर की जाती है। प्रॉपर्टी अप्रेजल का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि आपको प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू जो है मार्केट में, डिपेंडिंग ऑन कि क्या अपग्रेड्स हैं, क्या लोकेशन है, आसपास की अमेनिटीज़ हैं, तो उसके हिसाब से एक थर्ड पार्टी अप्रेजल जो एक स्पेशलिस्ट होता है प्रॉपर्टी को अप्रेज करने के लिए, वो बैंक हायर करता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, जैसे कई बार कोई इन्वेस्टर्स या कभी बायर्स 20% डाउन पेमेंट करते हैं अपनी मॉर्गेज के लिए, तो उस पर क्योंकि बैंक का सारा रिस्क होता है, बैंक का अपना पैसा होता है, उनकी जो वो पैसा आपको लेंड करते हैं वो CMHC से या किसी एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड नहीं होता। तो क्योंकि 20% से कम करते हैं तो उनको इंश्योर वो करवाना पड़ता है, अगर 20% से ज्यादा करें तो वो इंश्योर नहीं होता वो। तो इन शॉर्ट सारा रिस्क आपके बैंक का रहता है। तो बैंक कहता है अच्छा ठीक है, अगर आप 20% डाउन कर रहे हैं तो जो मेरे को आपको बैलेंस 80% देना है वो सारा मेरा रिस्क है। अगर आप 5% करते हैं, जैसे हमने पिछले एपिसोड पे भी कवर किया था, तो उसमें क्या होता है कि उनके पास CMHC होती है या कैनेडा गारंटी होता है, एक और कंपनी है जिनके थ्रू वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि कल को अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो बैंक जो है वो अपना पैसा रिकवर कर लेता है उन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी से, राइट। तो बट हैविंग सेड दैट, प्रॉपर्टी अप्रेजल वहां पे ज्यादा काम आती है जहां पे आप 20% डाउन कर रहे हैं। बैंक टिपिकली 99% टाइम जब भी आप 20% डाउन करते हैं तो वो प्रॉपर्टी अप्रेजल ऑर्डर करते हैं, और ये लेंडर्स करते हैं, एंड दे डू इट जस्ट टू मेक श्योर कि वो अपना मनी को सिक्योर कर सकें। और वो एक जहां पे वो लेंड कर रहे हैं आपको पैसा, दे वांट टू मेक श्योर कि प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है जितना वो आपको लेंड कर रहे हैं, राइट। तो ये थर्ड पार्टी कंपनी करती है। और जितने प्रॉपर्टी अप्रेजर्स हैं इनके पास हमारे जो रियल्टर के की सेफ्स होते हैं, अगर प्रॉपर्टी में हमारे की सेफ लगा हुआ है, जितने भी प्रॉपर्टी अप्रेजर्स इस टाइम लाइसेंस्ड हैं सिटी ऑफ एडमिंटन के साथ, तो वो उनके पास एक्सेस होता है हमारे लॉक बॉक्स का। तो अगर उन्होंने किसी भी प्रॉपर्टी को अंदर जाके चेक करना है और देखने क्या अपग्रेड्स हैं, क्या कंडीशन है, इंप्रूवमेंट्स क्या है पीछे बैकयार्ड में, किस लोकेशन पे है, बाहर से कैसा है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो सारी चीज़ों के हिसाब से दे डू देयर ओन एनालिसिस। वो फिर बैंक को एक रिपोर्ट भेजते हैं प्रॉपर्टी अप्रेजल की कि भाई इतनी हमारे हिसाब से वैल्यू आई है प्रॉपर्टी की, राइट। इसमें ज्यादातर एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे किसी ने सेल करना होता है घर, उसकी डिमांड होती है, अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली 5 लाख 430 कुछ भी है, बिल्कुल। जब वो किसी रियल्टर से बात करता है, वो बोलता है जी मैंने इसको प्रॉपर्टी को 5 लाख पे बेचना है या 440 पे बेचना है, लेकिन जब उसको रियल्टर बोलता है कि इसकी जो वैल्यू है वो 430 है या 420 है, वो जो वैल्यू कैलकुलेट होती है उसको लगता है अभी रियल्टर है, ये तो मुझे कम ही बता रहा है, किसी भी तरह इसने तो सेल करनी है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी अप्रेजल ज्यादा बेटर, उसके लिए वो बंदा भी चेक करवा सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं वहां पे फायदा देती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने जी, बिल्कुल करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी रियल्टर जिससे भी आप बात कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू कर रहा है फॉर द सोल रीजन ऑफ सेलिंग इट सून, सेलिंग इट फास्ट, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है जहाँ पे थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी अप्रेजर्स होते हैं। आप उनको फी पे करें तकरीबन $200 to $250, $300 वन टाइम फी होती है, और वो आपको एक अप्रेजल रिपोर्ट बना के दे देते हैं।
राइट। तो अगर आप चाहें, अगर आपको है कि ठीक है मुझे एक थर्ड पार्टी असेसमेंट करानी है जो रियल्टर से डिफरेंट हो जी। या जो मैंने बाहर मार्केट में देखा है, मैंने किजीजी में देखा है, सोशल मीडिया में देखा है, मेरे को अपनी असेसमेंट खुद करवानी है फ्रॉम अ थर्ड पार्टी कंपनी, आप करा सकते हैं। बट देखिए टूल्स जो होते हैं, जो प्रॉपर्टी अप्रेजर है या रियल्टर है, हम सेम टूल्स यूज करते हैं तकरीबन। जो हमारी गाइडलाइंस भी होती हैं एक प्रॉपर्टी को अप्रेज करने की, प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट करने की, वो भी तकरीबन सिमिलर होती हैं। तो बट स्टिल जैसा मैंने आपको कहा कि लेंडर्स जो हैं वो प्रॉपर्टी अप्रेजर्स को हायर करते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए। और आपके जो इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, कई बार जब आप इंश्योरेंस का क्लेम के लिए डालते हैं, किसी भी इंश्योरेंस क्लेम के लिए आप सबमिट करेंगे फाइल, तो उसमें कई बार इंश्योरेंस कंपनीज भी एक अप्रेजल करवाती हैं टू मेक श्योर कि उस प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है जितने का वो क्लेम मांग रहे हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे अब हाउस टैक्सेस की बात करें, हम टैक्स पे करते हैं, जब हमारे पास टैक्स का एक लेटर आता है उसमें लिखा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ये। हमारे पास 2-3 क्वेश्चन थे कि किसी क्लाइंट ने कोई 4 लाख का घर लिया, 5 लाख का लिया, जब उसका कोई एग्रीमेंट आया या कुछ भी जो टैक्स का जो लेटर आया उसमें उसकी कॉस्टिंग कम मेंशन की हुई है, अभी उसकी कॉस्ट कम है, वो बंदा बोलता है कि मेरा जो प्रॉपर्टी जो मैंने बाय की है वो इतनी अमाउंट की बाय की है, लेकिन जो सिटी ने मुझे टैक्स का भेजा है उसमें मेरी जो है घर की वैल्यू कम है। इसमें अप्रेजल में और उसमें कोई डिफरेंस होता है या कोई अप्रेजल और ये सेम इक्वली रहते हैं? इसमें नहीं, डिफरेंस होता है हनी जी। जो सिटी की असेसमेंट होती है दैट्स प्योरली डन ऑन द बेसिस ऑफ आपके टैक्सेशन, क्योंकि सिटी जो है देखिए वो आपसे टैक्स चार्ज करेगा, प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि मेरा कहने का मतलब उससे घर की वैल्यू का कोई डिफरेंस तो नहीं होता? बंदे कईयों के दिमाग में हो जाता है भी मैंने 5 लाख का घर लिया था, मुझे 1 साल बाद इसकी टैक्स की जो लेटर आई है उसमें मेरे घर की वैल्यू 4.30 दिखाई गई है। बिल्कुल। तो उसमें कोई फर्क होता है भी हाँ अब मेरे घर की वैल्यू 50,000 डाउन हो गया, कोई वो उसमें डरने की बात नहीं, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। आप रेफरेंस के लिए उसको चेक कर सकते हैं जरूर। अगर आप अपना घर बेचना चाह रहे हैं, यू वांट टू गेट अ स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई मैं देखूं तो मेरे प्रॉपर्टी की कहां से वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, तो जो प्रॉपर्टी का जो असेसमेंट होता है जो आपको मेल में आता भी है थ्रू सिटी ऑफ एडमिंटन, आप उसको रेफर कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट डिपिक्ट द रियल वैल्यू ऑफ द हाउस। रियल वैल्यू या तो आप अपने किसी रियल्टर से बात करें जो आपके नेटवर्क में है, क्योंकि वो जो करंटली लास्ट 6 मंथ से लास्ट 12 मंथ्स में जो भी एक्टिविटी आपके नेबरहुड में हुई है या जो भी बायर आपके एरिया में एक सर्टेन प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू पे करना चाह रहा है, वो हमारे पास स्टैट्स होते हैं, हमारे पास भी होते हैं, प्रॉपर्टी अप्रेजर्स के पास भी होते हैं। तो आई थिंक वो जो वैल्यू जो आपका रियल्टर या प्रॉपर्टी अप्रेजर निकालेगा वो मेरे ख्याल से ज़्यादा सेंस मेक करता है, एंड उसके हिसाब से ही आई थिंक आपको अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में डालना चाहिए। सिटी असेसमेंट एक ऐसा टूल है जो बायर्स मैंने देखा है कई बार प्रॉपर्टी को नेगोशिएट करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, बट जैसा मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी टैक्स का जो असेसमेंट होता है वो पहले कुछ साल पहले, अगर आप कुछ साल भी क्या, अगर आप एवरी ईयर उसको देखेंगे तो वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सिटी ने रियलाइज करा है कि देखिए जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज हैं वो गिर रही हैं, तो सिटी को अपना करेक्शन करना है मार्केट का, राइट। सो अब उन्होंने भी अपनी असेसमेंट थोड़ी सी गिरानी स्टार्ट करी है, जस्ट सो दे कैन बैलेंस इट आउट विद द रियल प्रॉपर्टी वैल्यू इन द मार्केट। जो प्रॉपर्टी अप्रेजल की बात की है वो ज्यादातर जो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखी जाती है, जिसने सेल करना है वहां से पता चल जाएगा भी है। बायर पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करनी चाहिए, जिस बंदे ने बाय करना है तो वो भी देखे भी हाँ इसमें प्रॉपर्टी अप्रेजल में इसकी वैल्यू क्या है, ये मुझे ज्यादा तो नहीं दे रहा है, या बिल्डर है कोई या जो सेकंड होम ले रहा है या फिर पुराना घर ले रहा है, उसमें भी उसको करवानी चाहिए क्या? एक ही साइड से वो जो है जो अप्रेजल है वो वैल्यूएबल होती है? नहीं, देखिए अगर एक बार प्रॉपर्टी अप्रेजल आपने ऑर्डर कर दी है, चाहे वो सेलर ने करी हो चाहे बायर ने करी हो, अगर आप सेलर से रिक्वेस्ट करेंगे, सेलर आपके साथ बायर ले सकता है, वो बायर रिक्वेस्ट कर सकता है कॉपी, हाँ, तो सेलर बोलेगा ठीक है भाई ये अगर आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं, सेलर एक प्राइस पॉइंट से नीचे नहीं आ रहा है और यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ, हफ्ते में आप यही कर रहे हैं, राइट। सेलर के पास एक ऑप्शन होता है, सेलर बोलेगा देखो मेरा एक थर्ड पार्टी अप्रेजर ने इस प्रॉपर्टी की असेसमेंट भी करी है, ये उसकी रिपोर्ट है, तो टिपिकली बायर को कोई जरूरत नहीं है कि वो अलग से जाके वैल्यू प्रॉपर्टी अप्रेजल ऑर्डर करे, क्योंकि पहली चीज खर्चा आता है, राइट। इवन इट्स अ स्मॉल एक्सपेंस बट स्टिल इट ऑल एड्स अप। तो आपका $300 का आप खर्चा पहले करेंगे, फिर आप इंस्पेक्शन कराते हैं, इंस्पेक्शन भी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं होती, नहीं, क्योंकि आपके पास आपका रियल्टर होता है, आपके पास प्रॉपर्टी अप्रेजर की रिपोर्ट है रेफरेंस के लिए। और देखिए रियल्टर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, अगर आप बाइंग साइड पे स्पेशली अगर आप किसी क्लाइंट को हेल्प कर रहे हैं और वो किसी प्रॉपर्टी में ऑफर डालना चाह रहे हैं, ही इज नॉट श्योर, ही और शी इज नॉट श्योर कि भाई किस प्रॉपर्टी की, इस प्रॉपर्टी की हम कितनी वैल्यू ऑफर करें या हमें कितना मैक्सिमम जाना चाहिए, तो वहां पे आपका रियल्टर जो है देखिए वो बेस्ट पर्सन होता है इंचार्ज, क्योंकि उसने वी डू दिस डे इन एंड आउट, राइट। ये हमारा फुल टाइम काम है, तो हम प्रॉपर्टीज को रोज बेचते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, ऑफर्स डालते हैं, तो हमें थोड़ा एक हिस्ट्री, एक बैकग्राउंड पता होता है कि भाई इस प्रॉपर्टी में इस अपग्रेड की क्या वैल्यू होनी चाहिए। और कई बार जब हम बात भी करते हैं रियल्टर से या हम पर्पल ब्रिक्स में अगर थ्रू है या किसी
कॉम्फ्री के थ्रू है, किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू है, जहाँ पे हम डायरेक्टली ओनर से बात कर रहे हैं, तो हम उनकी टोन से उनका थोड़ा मोटिवेशन लेवल पता कर सकते हैं। तो वो आई थिंक योर रियल्टर इज द बेस्ट सोर्स दैट यू हैव, जो आपको हेल्प कर सकता है प्रॉपर्टी की ठीक कीमत लगाने में और ठीक से नेगोशिएशंस करने में, एंड टू मेक श्योर दैट यू गॉट अ फेयर डील। तो फ्रेंड्स, तुषार भूटानी टॉप रियल्टर्स में जो इनका नाम है, तो इनसे आप किसी भी तरह की हेल्प लेना चाहते हैं घर बाय और सेल करने के लिए, इनका कॉन्टैक्ट आप नोट कर सकते हो 7807076221। और तुषार जी, एक और जब आपने स्टार्टिंग में किया कि प्रॉपर्टी अप्रेजल और उसके बाद होम इंस्पेक्शन, बिल्कुल जी, ये रिलेट कर लेते हैं। होम इंस्पेक्शन क्या होती है फिर उसमें? सो होम इंस्पेक्शन हनी जी एक डिफरेंट चीज़ है। ये आप एक कंडीशन डालते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जब भी आप एक प्रॉपर्टी को बाय करने जाएंगे, आप एक अपना इंटेंट शो करते हैं, आप ऑफर लिखते हैं रिटन में, तो उसमें आप प्राइस लिखेंगे, पोजेशन डेट लिखेंगे, एंड देन देयर आर डिफरेंट कंडीशंस यू कैन ऐड। जैसे फाइनेंसिंग की कंडीशन होती है कि भाई ये प्रॉपर्टी का प्राइस आपको देंगे सब्जेक्ट कि हमारी फाइनेंसिंग अप्रूव हो जाए। उसी हिसाब से प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन जो है, होम इंस्पेक्शन, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत क्रूशियल है आपके होम बाइंग प्रोसेस में, क्योंकि देखिए जो आप घर ले रहे हैं, इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट? आप इस घर को कोई आप गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं विच यू कैन गेट इट रिपेयर्ड फॉर अ लेसर कॉस्ट। ये आपका एक फिक्स्ड एसेट है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, तो होम इंस्पेक्शन इज वेरी क्रूशियल। आप अपना ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस में भी डालते हैं, और होम इंस्पेक्शन एक थर्ड पार्टी होम इंस्पेक्टर थ्रू सिटी ऑफ एडमिंटन या उनका जो अपना बोर्ड होता है उसके थ्रू लाइसेंस होना चाहिए। वो थर्ड पार्टी जो होम इंस्पेक्टर हैं वो साइट पे आते हैं, टिपिकली टेक्स बिटवीन 2 to 4 hours टू गेट एन इंस्पेक्शन डन। तो उसमें रियल्टर प्रेजेंट होता है बायर साइट का, और साथ में आप खुद भी जा सकते हैं वहाँ पे, यू कैन बी देयर फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन में देखिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए, देखिए इंस्पेक्शन में मैंने पहले भी कहा है इसी प्लेटफॉर्म में कि इंस्पेक्शन का मतलब ये नहीं है कि इंस्पेक्शन पास या फेल। तो कोई भी इंस्पेक्टर आपको कभी भी इंस्पेक्शन के बाद ये नहीं बोलेगा अच्छा ठीक है ये पास हो गई है या फेल हो गई है। इंस्पेक्टर का काम है आपके सामने फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना कि इस प्रॉपर्टी में मैंने ये नोट किया है। ना वो आपको बताएगा कि डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, ना वो आपको बताएगा कि भाई ये इसमें खर्चा कितना आएगा। तो वो सिर्फ वहाँ पे हैं टू फिगर इट आउट कि एज पर कोड्स ऑफ द सिटी ऑफ एडमिंटन क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, और क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें फिक्स होती हैं। तो जो मेन चीज़ें आ गई हनी जी वो ये हैं कि आपको सबसे पहली चीज़ तो है आपका जैसे फर्नेस हो गया। फर्नेस बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपको पता है ये 6-7 महीने तो यहाँ विंटर्स रहती हैं, राइट? बैकबोन ही हो जाती है घर की, बिल्कुल। घर की आपको कोई भी सिस्टम को फंक्शन करने के लिए हीट तो चाहिए, स्पेशली इन द विंटर्स टाइम। तो फर्नेस की आपको लाइफ चेक करनी ज़रूरी होती है। ये चेक करना होता है इंस्पेक्टर को कि भाई कब उसकी सर्विसिंग हुई है, तो उसकी डक क्लीनिंग हुई है नहीं हुई है, उसकी सर्विसिंग रेगुलरली हो रही है नहीं हो रही है। इंस्पेक्टर का जो पूरा फर्नेस को वो खोल के उसके फ्लेम्स चेक करते हैं टू मेक श्योर कि वहाँ पे उसकी फंक्शनिंग ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा वास तो नहीं आ रही है, कहीं ब्रेकडाउन तो नहीं हो सकती। टिपिकली फर्नेस की लाइफ हनी जी 20 से 30 साल के आसपास होती है। यू कैन मे बी से 25 to 30 years। उसमें आप अब ऐसा नहीं है, कुछ मैंने घर ऐसे भी करें इंस्पेक्ट अपने इंस्पेक्टर के साथ व्हेन आई गो विद माय ओन क्लाइंट्स कि वो 35-40 years पुरानी है बट ठीक चल रही है। तो उसका मतलब ये हो सकता है कि बायर ने उसको काफ़ी ध्यान रखा है, मेंटेनेंस कर रखी है प्रॉपर, बट वो कभी भी ब्रेक डाउन हो सकती है। तो वो चीज़ आपको अपने इंस्पेक्टर से ज़रूर पूछनी है कि फर्नेस की लाइफ क्या है, कितनी बची है, और इसकी सर्विसिंग और इसकी क्लीनिंग वगैरह टाइम पे हुई है या नहीं हुई है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम भूल जाते हैं, वो होता है आपका जो फिल्टर होते हैं आपकी फर्नेस के, तो वो आपको पता ही नहीं होते, किसी को नहीं पता होते। तो इंस्पेक्शन के टाइम तभी मैं रेकमेंड करता हूँ कि हमारे जो बायर्स हैं वो जरूर अटेंड करें इंस्पेक्शन। आप कैसे भी अपने वर्क से टाइम निकाल के मेक श्योर जब आपका रियल्टर आपके साथ इंस्पेक्शन करता है इंस्पेक्टर के साथ, तो यू हैव टू बी देयर एट द इंस्पेक्शन, एंड देन इंस्पेक्टर जो है आपको की चीजें बता सकता है घर के, और वो गाइड भी करते हैं इसको ऐसे मेंटेन करना, इसको ऐसे चीज मेंटेन करना। बिल्कुल जी। कुछ इंस्पेक्टर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें आप इंस्पेक्शन करने दीजिए पहले, उसके बाद हम आपको एक समरी देंगे और हम आपको सारा एक वॉक थ्रू दे देंगे। कुछ इंस्पेक्टर्स होते हैं एज दे गो ऑन विद द इंस्पेक्शन दे विल कीप टॉकिंग to you about different things, right? इसको आपने कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है जी। तो फर्नेस हो गया, आप सिमिलरली आपका हॉट वाटर टैंक हो गया, उसकी लाइफ टाइम तकरीबन 10 साल के आसपास होती है, राइट? तो आपको उसको चेक करना है कि वो ठीक से उसका जो पानी एक्यूमुलेट होता रहता है ओवर मंथ्स ओवर ईयर्स, वो आप ठीक से फ्लश आउट कर रहे हैं। आपको क्लीनिंग करनी होती है हॉट वाटर टैंक की रेगुलरली। तो ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस चीज़ें होती हैं जो इंस्पेक्टर नोट करता है जब वो इंस्पेक्शन के लिए जाता है। फिर आपकी फाउंडेशन क्रैक्स, तो जी देखिए सबसे एक स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है प्रॉपर्टी के, तो फाउंडेशन क्रैक तो सबसे बड़ा कंसर्न होता है होम
इंस्पेक्शन में आपको देखना है भाई कहीं से वाटर पेनिट्रेट होकर फाउंडेशन को इफेक्ट तो नहीं कर रहा, वहां पे कोई क्रैक तो नहीं आ गया। ये कहाँ पे होते हैं सर? ये फाउंडेशन जो आपका घर की नींव होती है बाहर चारों तरफ, राइट, ओके, कंक्रीट का जिसके ऊपर पार्जिंग होता है, और अंदर आपका जो तो ये अंदर से देखा जाता है या बाहर से देख सकते हैं? दोनों तरफ से देखते हैं इंस्पेक्टर, बाहर से भी चेक करते हैं, अंदर से भी चेक करते हैं। दे वांट टू मेक, अंदर से देखिए अगर फिनिश्ड बेसमेंट हो जी तो आप बहुत ज्यादा तो नहीं फिगर आउट कर सकते, अगर अनफिनिश्ड है तब तो आप देख सकते हैं अंदर से कोई क्रैक वगैरह तो नहीं आ रहा। हाँ जी बिल्कुल। तो जब फिनिश बेसमेंट होती है तो वहां पे फिर आपको ज्यादा बल्कि आपका काम बढ़ जाता है, क्योंकि फिर आपको बाहर से असेसमेंट करके देखना है कहीं पे क्रैक तो नहीं है, और अगर क्रैक है तो कहीं से वहां से पानी पेनिट्रेट होकर अंदर तो नहीं जा रहा प्रॉपर्टी पे। क्योंकि जब इंस्पेक्टर्स बेसमेंट में जाते हैं तो उनके पास एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू वो अपनी कोल्ड स्पॉट चेक कर सकते हैं बेसमेंट में, कि यार ये चेक कर सकते हैं कहीं पे कोई ह्यूमिड एरिया तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। और कहीं उन्होंने नोट करा है तो फिर देन दे कैन डू सम, वो उनको थोड़ा काम करना पड़ता है फिगर आउट करने के लिए कि भाई कहाँ से पानी आ रहा है, बाहर से आ रहा है और कितना डैमेज हो सकता है, कितना इसका रफली आपको क्या कॉस्ट आ सकती है। वो रफली बताते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बताते, पर रफली वो आपको आइडिया दे सकते हैं। तो फाउंडेशन क्रैक्स जो है बहुत बड़ी चीज होती है, इट्स द मेन थिंग यू हैव टू लुक फॉर। और अगर बहुत बड़ा क्रैक है जहाँ इंस्पेक्टर कहता है इसको फिक्स कराना पड़ेगा आपको, उसके फिक्स कराने के भी होते हैं सोल्यूशन, ऐसी बात नहीं है, पर इट्स एन एडेड एक्सपेंस, तो वो चीजें फिर आपको काउंट करनी पड़ती हैं। सिमिलरली रूफ की एज होती है 25 साल 30 साल 20 साल, राइट, डिपेंड करता है। तो रूफ के शिंगल्स को वो चेक करते हैं कि भाई वो अभी खराब तो नहीं हुए। कई बार क्या होता है, डिपेंड करता है आपका घर कहाँ पे प्लेस्ड है, किस डायरेक्शन पे विंड जाती है उसको इफेक्ट कर सकती है रूफ के शिंगल्स को। तो शिंगल्स अगर ठीक नहीं है तो देखिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि पानी रूफ से, जब यहाँ पे आपको पता है ये स्नो कितनी होती है, बारिशें बहुत आती हैं, तो वाटर आपके रूफ में अंदर एटिक में जाके वहाँ पे कोल्ड स्पॉट्स क्रिएट करके लॉन्ग टर्म में आपकी सीलिंग को इफेक्ट कर सकता है, आपके घर के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। तो वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं जो इंस्पेक्टर चेक करता है। सिमिलरली बेसमेंट का मोल्ड हो गया, तो जैसे अगर फाउंडेशन में क्रैक है, वाटर पेनिट्रेट होकर अंदर आ गया है, तो वो मोल्ड क्रिएट करेगा अगर आपने उसको राइट अवे लुक आफ्टर नहीं किया जी। तो इसी हिसाब से, और जो ग्रेडिंग भी आपका फाउंडेशन और बेसमेंट मोल्ड से बहुत रिलेटेड ही है। ग्रेडिंग होता है आपके बाहर का जो आपकी लैंडस्केपिंग है, जो आपका टॉप सॉइल है और आपका सॉड है, वो आपको ग्रेडिंग आपको मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपर्टी से पानी को दूर लेके जा रही है, फाउंडेशन की तरफ लेकर नहीं आ रही। तो पुराने घरों में हम देखते हैं हनी जी, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप पुराने घर में जाएंगे, पुराना घर जो होता है उसको धीरे धीरे करके सेटल होता है ग्राउंड के अंदर। तो अब 10-15 साल 20 साल पुरानी प्रॉपर्टी को अगर आप देखेंगे तो उसकी ग्रेडिंग हमेशा परफेक्ट तो नहीं होगी, कहीं पे ग्रेडिंग थोड़ी नीची होगी तो पानी फाउंडेशन की तरफ आ रहा है। तो बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, बट आपको यू हैव टू मेक श्योर कि लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करेगा वो, और उसका सोल्यूशन कुछ इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आपको बस थोड़ा सा सॉइल ऐड करके उसको ग्रेड करना है, सो देन द वाटर फ्लोज अवे फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो ये चीजें हनी जी मैं बोलूंगा बहुत जरूरी होती हैं। आप अपने होम इंस्पेक्टर के साथ जाके, ये बेसिक चीजें हैं, डोंट कोट मी ऑन इट। हाँ, बहुत चीजें और अलग हैं जो इंस्पेक्टर्स आपको, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो लाइसेंस्ड हैं, दे डू इट डे इन एंड आउट। तो हमें क्या लगता है कि हम कोई घर देखने जाते हैं, हम देख लेते हैं लाइट्स प्रॉपर चल रही हैं, पानी प्रॉपर आ रहा है, तो बेसिक ये चीजें, फ्लोरिंग हमने देख लिया, लेकिन अगर उसको डिटेल में उसकी जैसे बोन्स को चेक करना हो, उसको एक्सरे करना हो, तो उसके लिए तो एक इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट है, होम इंस्पेक्टर की जरूरत है, होम इंस्पेक्टर, थर्ड पार्टी ओपिनियन भी मिल जाता है आपको, थर्ड पर्सन का, और आपको पता है उस बंदे ने देखा है जिसको घर के बारे में सब कुछ पता है, जिसने स्टडी कर रखा है, जिसने लाइसेंस ले रखा है, राइट। तो ये सर हमें ब्रांड न्यू घरों के लिए भी करवाने की जरूरत है कि नहीं? ब्रांड न्यू के लिए बिल्कुल कराना चाहिए, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, चाहे ब्रांड न्यू हो चाहे पुराना हो, क्योंकि वहां भी कोई ना कोई कमी रह जाती है, वो पता चल सकती है उसमें, क्योंकि इंस्पेक्टर्स को भी बहुत अच्छी नॉलेज होती है जो सिटी के लेटेस्ट फायर कोड्स होते हैं या लेटेस्ट जो डेवलपमेंट जो बिल्डिंग कोड्स होते हैं, राइट। तो जब आप नए घर पे, कई बार बिल्डर्स भी देखिए, नोबडी इज परफेक्ट, बिल्डर्स पे कई बार गलती से कोई चीज रह जाती है जी, राइट, नॉट दैट यू इंटेंशनली कुछ ऐसा करते हैं, बट कई बार कुछ गलत चीज रह जाती है, कुछ उनको फिक्स करना होता है, उन्होंने नहीं करा होता, ट्रेड्स पीपल आ जाते हैं, कर देते हैं, बट आधा काम करके चले जाते हैं। तो नए घरों में भी कई बार होम इंस्पेक्टर बहुत वैल्यू ऐड करता है उन चीजों में, तो कराना चाहिए बिल्कुल जी। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेडिशनल लॉट्स एंड जीरो लॉट लाइंस, इसमें क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल लॉट्स और जीरो लॉट लाइन क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत ज्यादा आज की डेट पे व्हेन द बायर्स आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि भाई क्या डिफरेंस है दोनों चीजों में, और वो फिगर आउट करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है जी। तो कई बार मेरे पास कुछ क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, वो कहते हैं हमें बहुत अच्छी डील मिल रही है, इस बिल्डर ये हमें सिंगल फैमिली घर इतनी स्क्वायर फुटेज का डबल गैराज अटैच फ्रंट पे हमें इतने प्राइस पे मिल रहा है, राइट। तो देखिए मैं उनसे कई बार क्वेश्चंस पूछता हूँ कि आपने लॉट का चेक करा कि वो ट्रेडिशनल लॉट पे है जीरो लॉट लाइन पे, और ये पता ही नहीं है, कईयों को तो नहीं पता सर ये लॉट क्या सिस्टम है ना, जीरो, ये तो आप डिटेल में आज अगर हम बात कर रहे हैं तो, क्योंकि हर बंदे को ये होता है मुझे घर सुंदर मिल रहा है, लोकेशन अच्छी मिल रही है, लेकिन वो डिटेल में जाने के लिए मुझे लगता है इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं रियल्टर बहुत
एक रोल अदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वहीं पे हमारा रोल आता है, क्योंकि हमें इन चीज़ों के बारे में पता है, तो हम ऐसी चीज़ें बताते हैं जो टिपिकली बायर जब फर्स्ट टाइम जाएगा या चाहे वो सेकंड टाइम भी जाएगा उनको नहीं पता होती, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा डिटेल, क्योंकि उनका फील्ड भी नहीं है, उन्होंने तो अपना घर लेना, उनका फील्ड नहीं है, डिटेल में क्या होनी चाहिए, कैसी चीज़ें हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं रियल्टर की ज़्यादा मतलब कि नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं गाइड जरूर करता है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। ट्रेडिशनल लॉट्स, जी सो ट्रेडिशनल लॉट्स हनी जी क्या होते हैं कि आपका टिपिकल एक जो RSL लॉट्स या RPL लॉट्स डिपेंड करता है कि आप भाई अगर ट्रेडिशनल लॉट्स में आपके पास 4 फुट की दोनों तरफ जगह होती है, तो आपका जो घर है वो आपका बिल्कुल लॉट के बीच पे बैठा है, राइट, और दोनों तरफ आपके पास 4 फुट की जगह है, और जो आपका नेबर है उसके पास भी दोनों तरफ 4 फुट की जगह है, तो इन टोटल आपके दो घरों के बीच दोनों के पास इक्वल स्पेस है, 4 फीट की। जैसे सपोज करें आपका घर एक लॉट के बिल्कुल बीच में प्लेस हुआ है, और आपके राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे यू हैव अबाउट 4 फुट ऑफ योर ओन लॉट स्पेस, वो आप उसको ओन करते हैं, राइट, वो आपका पार्ट है लॉट परचेज का, एंड बिल्डिंग जो है आपकी बनी है उस लॉट के ऊपर वो बीच में बनी है, एंड देन यू हैव गॉट 4 फुट ऑन बोथ साइड्स। उसी तरीके से आपका नेबर के पास भी 4 फुट दोनों तरफ हैं, सो दैट टिपिकली मींस कि आपके और आपके नेबर के घर के बीच में 8 फुट का गैप है, जी, राइट। टिपिकली वो जीरो डॉट लाइंस में नहीं होता। तो जीरो डॉट लाइन में क्या होता है कि आप अगर अपनी बाउंड्रीज देखते हैं लॉट की, तो आपका जो घर है वो एक बाउंड्री लाइन के ऊपर बैठा हुआ है एक साइड से, और दूसरी साइड आपके पास 5 फुट की जगह है, फिर सीधा आपका नेबर का घर आ जाता है जो दोबारा से बाउंड्री लाइन पे बैठा हुआ है। तो टिपिकली आपके घरों के बीच में 5 फुट की जगह होती है सिर्फ 8 फीट, तो आप 3 फुट का स्पेस जो है वो लूज करते हैं जीरो डॉट लाइंस में। और एक साइड में आपके पास स्पेस मिलती है, एक साइड में आपके पास स्पेस नहीं मिलती, क्योंकि एक साइड आपका अपना लॉट है, दूसरी साइड आपके नेबर का है, राइट। तो आपको एक साइड पे सिर्फ जगह मिलेगी, और तो घर जो है वो बहुत पास बने होते हैं, देयर लाइक मे बी अबाउट 5 फुट 5 फीट अबाउट स्पेस, राइट, बिटवीन दोस होम्स। तो उसके देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। सिटी ने कुछ बोला हुआ है कि पहले तो साइड एंट्रेंस डोर भी अलाउ नहीं करते थे, एज ऑफ लास्ट ईयर उन्होंने वो अलाउ कर दी हैं, प्रोवाइडेड आप उस साइड एंट्रेंस डोर को फायर रेटेड करें, राइट। बट आज की डेट पे भी एज ऑफ नाउ आपको विंडोज अलाउड नहीं है। तो अगर आप जीरो लॉट लाइन में कोई भी घर बनाते हैं बिल्डर के थ्रू, आपको सेविंग्स मिल जाती है, क्योंकि वो लॉट थोड़े से सस्ते होते हैं, एंड अभी हम बात करेंगे कि वो क्यों सस्ते होते हैं जी। बट उसके हिसाब से आप विंडोज नहीं डाल सकते हैं साइड पे, क्योंकि देखिए और विंडोज का जो रीजनिंग है जो सिटी देता है वो ये है कि भाई आपके घर इतने पास बने हुए हैं, एंड इफ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस विद योर नेबर हाउस, अगर वो आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो यू वांट टू मेक श्योर कि जो आपकी वाइनल लगती है जीरो लॉट लाइंस में वो आपकी फायर रेटेड इंसुलेशन होती है, तो वो बेसिकली फायर को रोकती है। अगर आप विंडोज डालने लग जाएंगे देन द फायर कैन एक्चुअली जस्ट स्नीक इन फास्टर, राइट। तो आपको टाइम कम मिलता है टू बी एबल टू वेकेट द प्लेस एंड स्टफ। तो सिटी के अपने रीजंस हैं, एंड दे वांट टू मेक श्योर कि आप साइड में विंडोज ना डालें। एक कोड है तो बिल्डर डाल ही नहीं सकता, अगर आप डाल देंगे आप सिटी को भेजेंगे, सिटी रिफ्यूज कर देगा। ओके, ये जीरो लॉट्स पे नहीं डाल सकते, जीरो लॉट लाइंस पे ये रिस्ट्रिक्शन होता है, आप नहीं डाल सकते। आप डोर अलाउ कर दिया है उन्होंने, एक्सेप्शन एज लॉन्ग एज जो आप आपकी स्टेयर्स हैं नीचे जा रही हैं उसके बाहर की जो जगह है एज लॉन्ग एज वो आपका अपना लॉट हो। तो इसका मतलब ये चीपर होते हैं ये, फिर इसका मतलब ये सस्ते होते रहेंगे, सस्ते होते हैं, क्योंकि ये टिपिकली देखिए अगर आप सिटी ने क्या करा है, डेवलपर्स ने क्या करा है, जैसे अगर वो एक एरिया में 10 लॉट्स काटते थे जी, आज उसी एरिया में उन्होंने 15 लॉट काटने स्टार्ट कर दिए, राइट। सो दे आर ट्राइंग टू रिकवर द कॉस्ट। 3 फीट जो बच रहा है, जो 3 फुट बच रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। तो उन्होंने दे आर ट्राइंग टू फिट मोर पीपल इनटू अ स्मॉलर लैंड स्पेस, और वो इसलिए भी किया डेवलपर्स ने बिकॉज हमने ट्रेंड्स देखे हैं मार्केट में किस तरीके से प्राइसेस कम हुए हैं प्रॉपर्टीज के आफ्टर रिसेशन, राइट, एल्बर्टा में, और जो नए मॉर्गेज रूल्स आए हैं हमारे प्रोविंस में, हमारे कनाडा में, तो उसके हिसाब से लोगों का जो प्री अप्रूवल है वो कम होता जा रहा है। तो डेवलपर ने उसको काउंटर करने के लिए दे हैव कम आउट इन अ वे कि भाई जीरो लॉट लाइंस हम बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में, जहाँ पे हम उनको चीपर प्राइस पे घर बेच सकें, उनको सेम घर मिलेगा। और मैंने काफ़ी क्लाइंट्स देखे हैं हनी जी कि इफ़ यू आर मोर कंसर्न अबाउट द स्पेस इनसाइड, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट गोइंग इन द बैकयार्ड, क्योंकि कई लोग कहते हैं यार नहीं आई डोंट वांट मच बैकयार्ड, मेरे को तो लेस मेंटेनेंस चाहिए, मेरे तो घर के अंदर की जगह ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोगों के लिए जीरो लॉट लाइंस जस्ट वर्क्स परफेक्ट। बट जो लोग कहते हैं नहीं मेरे को बाहर स्प्रिंग टाइम पे अच्छा लगता है टू बी एबल टू स्पेंड टाइम इन द बैकयार्ड एंड आई वांट मोर स्पेस ऑन ईदर साइड, तो फिर आप रेगुलर ट्रेडिशनल लॉट्स में जाएं तो बेटर रहता है, राइट। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आपको बाय करनी है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आपको सेल करनी है, आप कांटेक्ट कर सकते हो तुषार भूटानी जी से। इनका कांटेक्ट डिटेल्स रेगुलर स्क्रीन के नीचे चल रही हैं, 7807076222। एवरी फ्राइडे हमारे साथ ये प्रोग्राम आपको जो है अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर हम ज़रूर बातचीत करते हैं। आप हमारा शो हनी वालिया शो यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, और हमारा जो शो है ये फेसबुक के ऊपर भी आप लाइक कर सकते हो। तुषार जी, लास्ट में कुछ मैसेज, कुछ टिप्स
कुछ भी आपकी तरफ से कुछ कहना चाहिए? आई वुड से सेम थिंग हनी जी की भी। देखिए इस टाइम इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो हैं मार्केट में, तो मेक गुड यूज़ ऑफ इट। आप बाहर मार्केट में जाइए, अभी भी बहुत अच्छा टाइम है बाय करने का। मेरे को काफ़ी बार कुछ क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं अभी हम बाय करें या हम इसको सेल अभी करें या हम रुकें नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि अभी कोविड को लेकर काफ़ी कंसर्न्स हैं। बट मैं बोलूँगा देखिए मार्केट इतनी अच्छी हमने लास्ट कुछ सालों में नहीं देखी है, चाहे वो सेलिंग के लिए हो चाहे वो बाइंग के लिए हो। सेलिंग के लिए इसलिए क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बाइंग के लिए इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है। तो और अगर कोई इफ़ देयर इज़ एनी वे आपको कुछ क्वेश्चंस हैं सेलिंग को लेके, बाइंग को लेके, अगर आपको कोई अपना कंसल्टेशन चाहिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंडिपेंडेंट एडवाइस, आप प्लीज़ मुझे कॉल करें। मेरा नंबर ईमेल और मेरा नाम नीचे मेंशन है, तो आप या दैट्स ऑल आई कैन से एट दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच तुषार जी। सो फ्रेंड्स, जो हमारे शो है ये इंग्लिश लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में आपके लिए हम प्रसारित करते हैं। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप तुषार जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।